हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा फर्स्ट कोल्ड वार इरा, उसके हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कॉजेज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोल्ड वार। जो कारण क्या थे कोल्ड वार के, तो उनकी हम बात करेंगे। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोल्ड वार, सबसे पहला कारण था आइडियोलॉजिकल डिवाइड। तो दो जो ग्रुप बने हुए थे, एक सोवियत यूनियन थी, एक यूएसए का था, तो दोनों में कोल्ड वार हो रही थी। तो उसके पीछे कारण ये था कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड थे। उनकी जो विचारधारा थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट थी। एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को लेके चल रहा था, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को लेके चल रहा था। वो दोनों ये चाहते थे कि वो अपनी अपनी जगह पर सुप्रीम पावर हैं, तो पूरे विश्व में वो अपने आप को सुप्रीम पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इस वजह के कारण उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट थी। तो ये एक कारण बन गई कोल्ड वार का। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन ऑफ सेकंड फ्रंट। एक क्वेश्चन बना सेकंड फ्रंट का। जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार द जर्मन फोर्स लेड बाय हिटलर वर मूविंग वेरी फास्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ सोवियत यूनियन, causing great damage. Under these circumstances, Soviet leader Stalin had asked USA and Great Britain to open second front against Germany, so that the attention of the German force was divided. तो इस तरह से वो चाहते थे कि सेकंड फ्रंट को खोल दिया जाए और जो जर्मन फोर्स है उसको दो तरीक़ों से बांट दिया जाए, बट जाएगी वो, उनकी पावर कम हो जाएगी और जो सोवियत यूनियन है उसको मुकाबला करना इजी हो जाएगा। लेकिन वो जो यूएसए था और ग्रेट ब्रिटेन था, उन्होंने ये सेकंड फ्रंट नहीं खोला और सोवियत यूनियन को ये लगने लग गया कि ये मेरे को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इनकी जो मंशा थी वो पता लग गई। तो इस तरह से वो यूएसए के ख़ास तौर पर वो अगेंस्ट हो गया। तो दोनों में एक कोल्ड वार का कारण बन गया। थर्ड जो पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ एटम बम बाय अमेरिका। तो अमेरिका ने यूज़ किए एटम बम। वो कहाँ पर थे? वो थे विद द पर्पज़ ऑफ वीकनेस ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ जापान, कि जो पावर है जापान की ग्रो हो रही है उसको वीक करने के लिए इन अगस्त 1945 यूएसए हैड ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, टू इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ जापान, विदाउट लीकिंग एनी इंफॉर्मेशन टू सोवियत यूनियन। तो इस तरह से उन्होंने विदाउट किसी से बात किए हुए जापान के ऊपर दो एटम बम का अटैक कर दिए, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान को वीक करने के लिए। ख़ास उनका जो मैसेज था वो था सेंड करना था मैसेज पूरे विश्व में, ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के लिए, कि वो सुप्रीम पावर है पूरे विश्व की। तो इस तरह से वो ये करना चाहते थे। उसी को देखते हुए सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर बम है जो वो बनाने की होड़ में लग गए और दोनों में एक कोल्ड वार का कारण बन गया, कॉजेज बन गए। नेक्स्ट है डिफरेंस रिगार्डिंग पोस्ट वार ऑब्जेक्टिव्स। जब ये लड़ाई के बाद जो डिफरेंस पड़े उनके पीछे ऑब्जेक्टिव थे। तो यूएसए ये चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में जो स्प्रेड किया जाए, उसी तरह से सोवियत चाहता था, सोवियत यूनियन चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी को सारे यूरोप में इस्टेब्लिश किया जाए। उसी तरह एक उनकी एक इकोनॉमी थी कैपिटलिस्टिक, एक सोशलिस्टिक, वो अपने इस तरह इस आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव था। तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ये एक कारण बन गए कोल्ड वार के लिए। नेक्स्ट है मार्शल प्लान। तो यूएसए ने एक मार्शल प्लान इस्टेब्लिश कर दिया 1947 में। जो अंडर मार्शल प्लान यूएसए हैड स्टार्टेड यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव।
तो उन्होंने एक रिकवरी करने के लिए एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर दिया जिसका नाम रखा मार्शल प्लान। उसमें कुछ विशेषताएं रखी, टू हेल्प द यूरोपियन कंट्री एंड एनेबल देम टू मीट द लॉसेस सफ़र्ड ड्यूरिंग वार, जो कि वार के टाइम पर बहुत सारा नुकसान उठाया था, तो उन नुकसान की भरपूर्ति करने के लिए उन्होंने एक रिकवरी प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था मार्शल प्लान। तो टू सेव द यूरोपियन कंट्री ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म था उससे जो बचाना चाहते थे कि यूएसए पूरे जो अदर जो यूरोप के कंट्री थे वो उनके इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते थे, सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से। तो थर्ड पॉइंट था जो टू स्प्रेड यूएसए इन्फ्लुएंस ओवर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। तो जो उनका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के कंट्री में यूएसए अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता था। तो इसके अगेंस्ट वो जो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता था। तो इसके अगेंस्ट फिर जो सोवियत यूनियन भी है उसने भी एक रिएक्शन किया। वो नेक्स्ट पॉइंट था, वो है सोवियत रिएक्शन टू अमेरिकन मूव्स। जो अमेरिका की मूवमेंट थी जो कर रहा था उसके अगेंस्ट उसने भी एक रिएक्शन करना शुरू कर दिया, उसने प्रोपागंडा करना शुरू कर दिया। उसने पूरे यूरोप के कंट्रियों में अपनी जो आइडियोलॉजी को इम्पोज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दोनों में एक टकराव पैदा हो गया, बिटरनेस आ गई, तो वो एक कारण बन गया कोल्ड वार का। तो इस तरह से ये एक कोल्ड वार का कारण बना, सोवियत रिएक्शन टू अमेरिका मूव्स एंड मार्शल प्लान 1947। फिर नेक्स्ट है अमेरिकन प्रोपागंडा अगेंस्ट अमेरिकन प्रोपागंडा अगेंस्ट सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट उसने प्रोपागंडा करना शुरू कर दिया। तो ये था, इसकी वजह से, प्रचार करने की वजह से दोनों में एक टकराव हो गया और कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ गई। तो ये एक कोल्ड वार का को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया। नेक्स्ट है सोवियत इंटरवेंशन इन ईरान। तो सोवियत जो यूनियन है उसने ईरान में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। तो एक पार्ट था नॉर्दर्न पार्ट, एक वेस्टर्न पार्ट था जो, तो दोनों के एक एक के ऊपर कब्जा किया हुआ था। एक की साइड था ब्रिटेन और यूएसए का था, दूसरी साइड था तो उसने जो सोवियत यूनियन है उसने उसके ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ था, उनको अक्वायर किया हुआ था। तो वो उन्होंने, यूएसए ने तो छोड़ दिया, ब्रिटेन ने भी छोड़ दिया, तो इसको भी बोलने लगे, इसने वो मना कर दिया वहाँ से विदड्रॉ करने से अपनी फोर्स को। तो ये भी एक उनमें दोनों में कारण बन गया, कॉजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल कोल्ड वार। नेक्स्ट है ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन, जो बर्लिन थी तो वहाँ पर जो यूएसए था एक करेंसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन जो जर्मन में और बर्लिन में तो सोवियत यूनियन हैड ब्लॉकेड बर्लिन इन ओपोजिशन टू इट। तो इसके अगेंस्ट उसने उसको ब्लॉकेड कर दिया, उसको कवर कर लिया ताकि इसके साथ उनके लिंक ना बन पाएँ। तो उन्होंने एयरलिफ्ट के जरिए वहाँ से सामान को ले जाना और देना शुरू कर दिया। तो ये एक कारण बन गया था कोल्ड वार का, जो ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाटो 1949। तो ये विद द पर्पज टू स्प्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोप एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस। तो इस तरह से जो उसकी इन्फ्लुएंस में कंट्री थे उनको सिक्योरिटी देने के लिए उन्होंने एक जो नाटो का एक गठन किया। तो वो था अमेरिका हैड फॉर्मड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर दिया जिसमें 12 मेंबर थे और
इट वाज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंडर कंट्री थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक संगठन बनाया था। रिपीटेड यूज ऑफ वीटो पावर जो बाय सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन थी वो रिपीट कर रही थी जब भी कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार होता, एक यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडीज़ है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट है उनके पास एक वीटो पावर होती है, तो उस वीटो पावर को वो बार बार सोवियत यूनियन के पास भी वीटो पावर है तो वो उसको यूज़ करता था, जो भी वो फैसला करना चाहते थे वो फैसला हो नहीं पाता था। ये कारण बन गया एक कोल्ड वार का यूएसए और जो सोवियत यूनियन के विचकार। पॉलिटिक्स ऑफ पावर स्ट्रगल, जो पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल मेन यही है टॉपिक उनका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन करना चाहते थे, उसके लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, उसके लिए वो ये सहारा ले रहे थे कि हम अदर कंट्री की हेल्प कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे मिलिट्री के तौर पर हो। तो ये उनके पीछे एक मकसद था, पॉलिटिक्स थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, सुपर पावर बनना चाहते थे दोनों। तो ये एक वजह बन गई, लेकिन वो दूसरों को मेन रखकर बीच में लेकर के ये इनकी हम मदद कर रहे हैं तो उनको एड देकर अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ पर इम्पोज करना चाहते थे दोनों। तो इस तरह से एक कोल्ड वार चलता गया। ये एक कारण बन गए कोल्ड वार के जो हमने पढ़े हैं कॉजेज ऑफ कोल्ड वार। तो सबसे पहला था आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, फिर उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सेकंड फ्रंट था, फिर यूज ऑफ एटम बम बाय अमेरिका, फिर डिफरेंस रिगार्डिंग पोस्ट वार ऑब्जेक्टिव थे, मार्शल प्लान था, सोवियत रिएक्शन टू अमेरिका मूव्स, अमेरिकन प्रोपोगंडा अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, सोवियत इंटरवेंशन इन ईरान, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन, तो फॉर्मेशन ऑफ नाटो, तो रिपीटेड यूज ऑफ वीटो पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ पावर स्ट्रगल। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगली जो क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।